क्लास 10th के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आईएमपी रहेंगे। ये क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे, वह हर साल आपसे पूछे जाएंगे, तो आपका टारगेट जरूर पूरा होगा यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करा तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा रहेगा, स्वपरागन क्या है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, स्वपरागन। तो पहले हम क्या समझते हैं, परागन समझते हैं। परागन क्या है, तो देखिए मैं आपको इन फूलों के द्वारा बताती हूँ परागन क्या है। तो ये फूल में आपने ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे कण, ये आपके कहलाएंगे परागकोश। ये परागकोश और इन्हीं परागकोश में परागकण रहते हैं। क्या रहेंगे, परागकण छिप रहेंगे। तो इसी पुष्प के परागकण, या आपका ये दूसरा पौधा भी हो सकता है, ये दूसरा पुष्प भी हो सकता है। इसके परागकण ये रहे, देखिए ये छोटे छोटे से बारीक बारीक आपके दिख रहे, ये आपके परागकोश के परागकण है इसमें। तो उसी पुष्प के या इसी पुष्प के परागकण हो सकते हैं, या अन्य दूसरे पुष्प के भी परागकण हो सकते हैं। तो उस तक जो पहुंचने की क्रिया है वही आपकी परागकण कहलाती है। तो देखिए परिभाषा आप किस प्रकार बनाएंगे, से आपको परिभाषा लिखनी है कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के या कौन सा अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाती है। तो ये हमारी परागकण की परिभाषा हो गई। अब देखेंगे हम स्वपरागन। देखिए स्वपरागन है, तो स्वपरागन में क्या रहेगा, ये पुष्प है आपके, ये दो पुष्प है, हो गए आपके दो पुष्प। तो ये इसी पुष्प के क्या रहेंगे, परागकोश से परागकण उसी पौधे के, यानी कि इसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, वह कहलाएगी आपकी स्वपरागन। अब ये या एक पुष्प ये भी है आपका, यहाँ पर दो अलग अलग पुष्प हो गए, ये अलग पुष्प आपको दिख रहा होगा, ये अलग पुष्प है, ये अलग पुष्प है। तो इस परागकोश के जो कण रहेंगे वह इस वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो ये घटना आपकी कहलाएगी, ये प्रक्रिया कहलाएगी पर परागन, यानी कि ये दूसरे पुष्प पे जा रहा है। यानी तो देखिए इस पौधे के परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो यहाँ क्रिया आपकी पर परागन कहलाती है, यानी कि दूसरे पुष्प पर जाने की जो प्रक्रिया होगी वह पर परागन कहलाएगी। और स्वपरागन यानी कि खुद के ही पुष्प में क्रिया होगी, यानी कि इसी में ही उसके परागकोश जाएंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, वही आपकी स्वपरागन कहलाती है। तो देखिए परिभाषा आप किस प्रकार बनाएंगे इसकी, कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के, वही पुष्प रहेगा, के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही स्वपरागन कहते हैं। तो ये पर स्वपरागन की परिभाषा हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है हमारा, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़िए उस क्वेश्चन को, तो फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो देखिए द्विखंडन
बहुखंडन से कह रहा है इसमें कि जो द्विखंडन है वहां बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। अब देखिए हम द्विखंडन की बात करें, जैसे एक कोशिका, ये क्या है, यह एक कोशिका है। यह जो एक कोशिका है यह दो भागों में टूट गई, एक कोशिका दो भागों में टूट गई तो यह एक साथ दो जीवों को जन्म देगी। और जो एक ही कोशिका, ये एक कोशिका है समझ लो आप, ये एक कोशिका है, इस यहाँ एक कोशिका अनेक भागों में टूट गई है, ये दो भाग हो गए, ये और भी भाग बन गए इसके, यानी कि ये इस प्रकार से बहुत सारे भाग बन गए, यानी कि दो से भी अधिक भागों में टूटना वह कहलाएगा आपका बहुखंडन। तो एक कोशिका क्या है, अनेक भागों में टूटेगी तो वह आपका बहुखंडन रहेगा। द्विखंडन, जो एक कोशिका है वह केवल कितने भागों में टूटेगी, दो भागों में टूटेगी, वहां द्विखंडन कहलाएगा। तो देखिए आप किस प्रकार से लिखिएगा इसे। द्विखंडन में एक कोसा यहाँ है आपका कोशिका, कह सकते हैं आप कोशिका, प्राह दो समान, यानी कि दो समान बराबर भागों में टूटकर दो भागों में टूटी तो वहां अलग अलग, दोनों ही अलग अलग जीवों को जन्म देगी, तो दो जीवों को एक साथ जन्म देगी। जबकि बहुखंडन में एक कोसा कि एक कोशिका अनेक, यानी कि बहुत संतति कोशिकाओं में एक साथ विखंडित, यानी कि टूट जाती है, अनेक संतति कोशिकाओं में टूट यानी विखंडित होकर अब बहुत सारे भागों में टूटी, कोशिकाओं में टूटी है, तो सभी कोशिका एक ही साथ अनेक जीवों को जन्म देगी, तो ये अनेक जीवों को एक साथ जन्म देती है। तो इस प्रकार से द्विखंडन बहुखंडन से भिन्न है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। इनके नोट्स भी आप बनाते चलिए, क्योंकि खुद नोट्स बनाएंगे तब और भी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो आगे हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। आपने सुना ही होगा, जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है वह भोजन किस प्रकार करता है, उसे पोषण किस प्रकार मिलता है, यानी कि वह भोजन किस प्रकार करता है, क्योंकि उसे भी जीने के लिए भोजन की आवश्यकता तो रहेगी। तो वह यानी कि वह माँ के गर्भाशय में भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। तो माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण माँ के रक्त से, किससे, माँ के रक्त से होता है। जो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा, उसको भोजन माँ के रक्त से मिलता है, यानी पोषण मिलता है उसे। तथा यहाँ माँ से भ्रूण को, या क्या है, जो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा है, यानी कि हम कैसे भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जो अन्य पदार्थ की आपूर्ति रहती है उसे, तो वह पूर्ति अपनी माँ के रक्त से पूरी करता है। तो देखिए किस प्रकार से आप इसे सही तरीके से लिखेंगे कि माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण माँ के रक्त से होता है, और माँ से क्या है, भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और भी अन्य पदार्थों की आपूर्ति माँ के रक्त से करता है। जो भी आपूर्ति रहेगी उसे भ्रूण को, वह अपनी माँ के रक्त से उस आपूर्ति को पूरा करेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनन क्यों आवश्यक है। ने वर्ड तो आपने सुना होगा, जनन। जनन तो कोई भी हो, मनुष्य हो चाहे पशु या पक्षी हो, वह अपनी जाति को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जनन करता है। यानी कि आपने देखा होगा बिल्ली अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन करती है। कुत्ता हो चाहे या मनुष्य हो, वहां भी मनुष्य अपने वंश को बढ़ाने के लिए जनन करता है। तो देखिए, तो जनन के कारण ही जाति की निरंतरता बनी रहती है। तो जनन से ही जो जाति है यानी कि जो वंश है मनुष्य का, वहां आगे बढ़ेगा। या पशु पक्षी है, कोई भी हो, वह अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन करेगा। और जनन में जीव लगभग क्या करेंगे, अपने जैसे जीवों को ही जन्म देंगे। तो जनन में क्या है, जीव लगभग अपने ही जैसे जीव को जन्म देगा। जैसे मनुष्य जनन करता है तो संतति जो को बेटा हो या बेटी हो, वहां अपनी माँ पे जाएगा या अपने पिता पे जाएगा, दो में से एक पे तो जरूर जाएगा। तो लगभग वहां क्या करेगा, अपने ही समान जैसी संतति उत्पन्न करेगा, यानी कि जन्म देगा अपने ही समान संतति को। और जनन का विकास में योगदान भी है, यानी कि आगे बढ़ाने के लिए जनन का योगदान है उसमें भी। तो इन सभी कारणों से जनन आवश्यक है। इन्हीं कारणों के कारण जनन करना आवश्यक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से इसका। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, छठा क्वेश्चन है हमारा, मानव में वृषण के कार्य बताइए। अब देखिए, जो वृषण है, यह नाम वर्ड आया हमारा वृषण। ये वृषण होता है पुरुषों में। किस में होगा, पुरुषों में होता है। तो वृषण से शुक्राणु का निर्माण होगा। तो वृषण से जो मनुष्य पुरुष है उसमें शुक्राणु का निर्माण होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि यह नर पुरुष ही है यहाँ पर। तो यहाँ नर लैंगिक हार्मोन्स उत्पन्न करता है। इसमें नर में क्या होगा, लैंगिक हार्मोन्स उत्पन्न होगा। लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। जो वृषण है वहाँ लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो ये 3 पॉइंट है आपके मानव में वृषण के कार्य। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आप इनके नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको आएगी। जब आप याद करोगे तो आपको जो नोट्स बनाए हुए फट से हाथ में आ जाएंगे और आप याद कर लोगे, नहीं आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए आप नोट्स जरूर बनाइए और अपना टाइम बचाइए और अच्छे से कंप्लीट करिए। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा, स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर बताइए। यहाँ बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और आपने देखा ही होगा कि यहाँ अंतर आपसे हर साल ही आता है पेपर में। तो देखिए, हम स्वपरागन और पर परागन में अंतर देखते हैं। तो अब देखिए, स्वपरागन किसे कहेंगे हम और पर परागन, तो आप इन पुष्पों के द्वारा समझिए। स्वपरागन यानी कि स्वयं खुद में ही परागन होना। पर परागन यानी कि दूसरे के द्वारा होना। देखिए, एक अंतर में बताऊं तो जो इसमें पुष्प का क्या होना, एक लिंगी होना आवश्यक है
और इसमें पुष्प का 2 लिंगी होना आवश्यक है। अब देखिए एक लिंगी किस प्रकार से, अब यही पुष्प रहेगा, यही एक पुष्प है कि इसको हम हटा देते हैं, इसी प्रकार का एक और पुष्प रहेगा आपका। यदि इस पुष्प में यहाँ पर ये इस प्रकार से इसमें एक और फुटा आया है, तो इसमें पर यानी कि जो परागकण है वहाँ इस पुष्प में आएंगे, इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो इसका एक लिंगी ही होना आवश्यक, क्योंकि इसमें ही तो हो रहा है ये, तो ये द्विलिंगी किस प्रकार होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसी में ही हो रहा है इसका परागण, तो इसमें पुष्प का एक लिंगी होना आवश्यक है। और इसमें क्या है, पुष्प का 2 लिंगी होना आवश्यक है। यदि ये है मादा, तो ये मादा किसको ढूंढेगी, नर को, यदि नर है तो मादा को ढूंढेगी, तो इसका क्या होना, द्विलिंगी होना आवश्यक है। अब देखिए इसमें ये खुद का ही परागण हो रखा है, तो इसमें जो बीज रहेंगे तो कम रहेंगे, क्योंकि इसी में ही हो रहा है। और इसमें बीजों की संख्या क्या होगी, अधिक, क्योंकि ये 2 मिलकर है, इसमें 2 रहेंगे, तो 2 रहेंगे तो ज्यादा ही होगा, प्रॉफिट हमें ज्यादा मिलेगा दो के बीच में। और यदि एक रहेगा तो एक को कम ही प्रॉफिट मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, पुष्प जो बीजों की संख्या रहेगी वह अधिक होगी। अब देखिए यहाँ एक है तो इसमें सभी चीज आप कम ही रहेगी, और ये 2 मिलकर एक है तो इसमें ज्यादा रहेगी, तो इसमें बीजों की संख्या कैसी रहेगी, कम होती है, और इसमें बीजों की संख्या अधिक होगी। और जो इनसे जो बीज है उसके आकार भी उनका छोटा रहेगा, और इसमें बीजों का आकार कैसा रहेगा, बड़ा होता है, यानी कि बड़ा होगा। और इसमें क्या हो, पुष्प का एक लिंगी होना आवश्यक है, और इसमें पुष्प का 2 लिंगी होना आवश्यक है। आपके 3-4 अंतर हो चुके हैं, वैसे आपसे 2 अंतर पूछे जाएंगे, और तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें बीजों की संख्या कम होती है, इसमें बीजों की संख्या कैसी होगी, अधिक होती है। इसके बीज आकार में छोटे होते हैं, और इसके बीज आकार में कैसे होंगे, बड़े। देखिए बीजों की संख्या अधिक होगी तो बीज भी बड़े ही होंगे। तो आप इसे कंप्लीट करेगा, आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, विभिन्नता क्या होती है। देखिए विभिन्नता यानी कि अलग अलग होना। तो एक ही जनक, तो देखिए जो जनक से संतति यानी कि संतान पैदा होगी वहां क्या होगी, थोड़ी भिन्न होगी, थोड़े थोड़े गुण अलग होंगे। माता पिता से जो संतान उत्पन्न होगी, कुछ तो माता पिता के लक्षण रहेंगे उनमें, और कुछ अलग से लक्षण आएंगे उनमें, तो वही कहलाएगी विभिन्नता। तो एक ही जनन की संतानों में क्या होती है, सामान्यता होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उसे ही विभिन्नता कहते हैं। यानी कि जो जनक से संतति प्राप्त होगी, जो संतान प्राप्त होगी, नहीं जैसे बच्चा कभी अपनी माँ पे जाएगा, माँ से थोड़े थोड़े गुण मिलेंगे उसके, और कुछ गुण अलग भी रहेंगे उसमें आएंगे, तो वही आपकी विभिन्नता कहलाती है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अच्छे से कंप्लीट करेगा। आगे हमारा क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस किसे कहेंगे, तो जो मेंडल था उसने जब एक समय में क्या है, एक जोड़ी विपरीत लक्षण की
वंशागति का अध्ययन किया तो उसे कहेंगे एक संकर क्रॉस। और जब मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस किया तो जब एक समय में कितने जोड़ी लिए? 2 जोड़ी विपरीत लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया तो उसे द्विलिंगी क्रॉस कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। मेंडल के प्रभाविता का नियम, ये जो 3 नियम दिए मेंडल ने, यह बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके। हर साल ही आपसे तीनों नियम में से एक नियम जरूर आता है पेपर में, हर साल ही पूछे जाते हैं आपसे। ये तीनों में से एक आएगा केवल, तो तीनों ही मोस्ट आईएमपी है। पहले है आपका मेंडल के प्रभाविता, क्या है? प्रभाविता का नियम। तो इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के, क्या है? विपरीत लक्षणों के एक जोड़ी को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। पहली पीढ़ी में हमें क्या केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जो हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए वही हमें दिखाई दिए, उन्हें ही प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो बोने पौधे से प्राप्त हुए वह हमें नहीं दिखाई दिए। तो जीन की इस प्रवृत्ति को प्रभाविता कहते हैं और इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो ये होगा आपका मेंडल के प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम पे आते हैं। तो देखिए दूसरा नियम ये है मेंडल का पृथक्करण का नियम। पृथक्करण यानी कि अलग अलग। तो इस नियम के अनुसार जब युग्मकों के निर्माण के समय, क्या लिए? युग्मकों के निर्माण के समय 2 एलीली जोड़े, 2 जोड़े रहेंगे आपके, 2 एलीली जोड़े रहेंगे, पृथक पृथक यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। तो एक युग्मक में केवल एक ही जोड़ा जाता है। केवल एक युग्मक में क्या जोड़ा आएगा? एक ही जोड़ा जाएगा। तो जीन की यहाँ प्रवृत्ति पृथक्करण कहलाती है। देखिए तो जब मेंडल था उसने क्या जो युग्मक थे के निर्माण के समय 2 एलीली जोड़े लिए, एलीली जोड़े लिए, अलग अलग लिए, अलग अलग लिए। तो एक युग्मक में केवल क्या? एक ही जोड़ा जाएगा, यानी कि एक ही एलईडी जोड़ा जाएगा। तो जिनकी यह प्रवृत्ति पृथक्करण कहलाएगी और इस नियम, जो ये नियम है, इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो यह नियम आपका पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करेगा। आगे का हम तीसरा जो नियम है मेंडल का वहाँ पढ़ते हैं। तो तीसरा नियम ये रहा मेंडल का कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या जीवों के लक्षण एक दूसरे से प्रभावित किए बिना, यानी कि वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, उसके यानी कि स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतान में जाते हैं। तो वहाँ बिना जोड़े के ही, यानी कि बिना यानी कि आकर्षित हुए, यानी कि स्वतंत्र रूप से वहाँ युग्मकों या संतान में जाते हैं। तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। देखिए अलग स्वतंत्र रूप से है वे, तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को नहीं प्रभावित करेगी। तो जीन की इस प्रवृत्ति को स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं और इस नियम को ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो ये हमारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था यहाँ हमारा, क्योंकि मेंडल का जो प्रभाविता का जो नियम है, इसके 3 नियम है,
वहाँ एक न एक आपका जरूर आता है पेपर में और हर साल ही पूछा जाता है। तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के प्रयोगों द्वारा, क्या मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे ज्ञात हुआ कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं? तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था वहां मटर के पौधे पर किया सबसे पहले। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में देखा कि जो संकरण यानी कि क्रॉस करवाना, तो मटर के पौधों को उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाने पर कुछ गुण प्रदर्शित होते। तो उन्होंने दो प्रकार के मटर लिए, एक तो लिया आपका लंबा, ये आप मटर के ही समझ लिए, एक तो लिया आपने ये लंबा मटर का पौधा लिया और एक लिया बोने पौधे का। देखिए ये छोटा पौधा है यानी कि बोना पौधा है। तुम दो पौधे लिए, एक तो बड़ा और एक छोटा मटर के। तो उन्होंने जो लंबा पौधा है यानी कि बड़ा पौधा है उसके गुण तो हमें दिखाई दिए, यानी कि बड़े पौधे के गुण दिखाई दिए, उसे कहेंगे हम प्रभावी। और जो बोना पौधा था उसके छिप गए यानी कि हमें नहीं दिखाई दिए, तो वहां कहलाया आपका अप्रभावी। तो देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में देखा कि संकरण, तो दोनों को क्रॉस कराए तो कुछ गुण प्रदर्शित होते हैं, तो कुछ गुण छिप जाते हैं। तो जो लंबे पौधे था उसके गुण तो दिखाई दिए और जो बोना पौधा था उसके हमें नहीं दिखाई दिए। तो जो गुण प्रदर्शित हुए दिखाई दिए वहां तो आपके प्रभावी लक्षण कहलाते, वह वे है प्रभावी, और जो गुण छिप जाते हैं वह अप्रभावी होते हैं। तो ये इस प्रकार से मेंडल ने अप्रभावी और प्रभावी लक्षण अपने प्रयोग में बताए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकता किसे कहेंगे, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। देखिए उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आपके परदादा 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 से आए आपके दादा में, आपके दादाजी में से आपके पापा में आए, आपके पापा में से आप में आए, और आपसे जाएंगे आपके बच्चों में, और आपके बच्चों से जाएंगे उनके बच्चों में, यानी कि एक में से दूसरे में आना, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसे ही कहेंगे अनुवांशिकता। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवी में, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यही कहलाएगी आपकी अनुवांशिकता। तो देखिए किस प्रकार से आप लिखिएगा, परिभाषा सटीक लिखनी है आपको, लेकिन ये तो बस समझाना है, समझाने का तरीका है कि आप किस प्रकार से, यदि आपको नहीं याद आए तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो प्रत्येक जीव अपने माता पिता से जिन लक्षणों को प्राप्त करता है और जिन लक्षणों को एक पीढ़ी से, और इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही आपका अनुवांशिकता कहलाता है। तो ये हो गया आपकी अनुवांशिकता की परिभाषा। कंप्लीट करेगा अच्छे से, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, और इसमें युग्मनज बनते हैं और इसमें युग्मनज नहीं बनते हैं। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आपका, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। जो आखिरी क्वेश्चन बचा है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले देखते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति यानी कि कॉपी
बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो जो डीएनए के अणु हैं उनमें क्या है? आनुवांशिक गुण होते हैं। तो आनुवांशिक गुण जनन यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो वही आपका कहलाएगा डीएनए। इसलिए ही आपका डीएनए की जो कृति बना है वह जनन के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए, डीएनए के अणुओं में क्या होता है? आनुवांशिक गुण का संदेश होता है जो जनन से संतति पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। इसलिए जो जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने क्लास 10th के विज्ञान के जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है वहां हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। यदि तो आपका टारगेट है 95 के ऊपर का, यदि आपने क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट किया तो आपका ये टारगेट जरूर पूरा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको वही बताए गए हैं जो हर साल ही आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपको बाद में जब आप याद करें तो आपको खुद की राइटिंग में लिखेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा, और आपके देखिए लिखने का भी हो जाएगा और साथ में याद भी हो जाएगा। और ये भी दूसरी बार रिपीट करोगे, बस केवल आपको पढ़ना रहेगा। तो इसलिए आप नोट्स जरूर बनाइएगा इनका।